इस देश में इस समय जो है कानून और व्यवस्था का शासन मैं कहता हूँ 0% हो गया है। आप देखेंगे कि सरकार जो करती है उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहती है बिल्कुल ठीक है। तो जियो को अगर सारे सांसदों को 100-100 करोड़ रुपए देने होंगे तो आप समझ लीजिए संसद और ये विधानसभाएं और ये सारा जो हिंदुस्तान की भारत सरकार है ये एक दिन जो है गवर्नमेंट ऑफ अडानी हो जाएगी। तानाशाह अगर किसी आदमी से डरता है, किसी चीज़ से डरता है तो वो है बहस। तो ये उस तरह की बात करते हैं कि मान लो जुल्म भी करेंगे और कहेंगे कि जुल्मी जो जिस पे जुल्म हो रहा है उसको कहेंगे तू इस जुल्म का जिम्मेदार है क्योंकि उस समय तूने इसका विरोध नहीं किया। पूरे सांसद, पूरे विधायक रंडी बाजार की वेश्याओं में बदल गए हैं। और दोस्तों आदाब, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप मेरे साथ हैं रविंद्र कुमार जी, एडवोकेट हैं। अब इनका परिचय क्या कराएं, बहुत ही नोन आदमी हैं। हमारे चैनल पे हमें आशीर्वाद देने कहेंगे कि हरदम आते रहते हैं और उन समस्याओं का समाधान करते हैं बड़े हल्के फुल्के अंदाज में, तो बड़ी गूढ़ होती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र कुमार जी हमारे यहाँ। मैंने देखा बहुत पहले नरसिम्हा राव के ज़माने में एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी रिश्वतखोरी के ख़िलाफ़, और उसके ऊपर आज तक वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से आपने। और वो स्कैंडल जो आप झारखंड है, पहले बिहार था, झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो एक एक्सपोज हुआ था, उसके बाद सरकार खतरे में आ गई थी। तो हरदम ऐसी चीज़ों से लड़ते रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कुछ वैसे ही परिस्थितियां आजकल चल रही हैं राजनीति में। आप देख रहे हैं अभी पीछे जो मध्य प्रदेश में हुआ, पूरी सरकार गिरा ली। आया राम गया राम के खिलाफ भी आप लड़े हैं, उस वक्त भी आप स्टेटमेंट देते थे। आया राम गया राम जो चला था हिसाब किताब हरियाणा का था, और अब भी वही आया राम गया राम हो रहा है कि अभी जीते किसी पार्टी से, इसके बाद घर वापसी हो रही है भाजपा में। अब राजस्थान का मामला चल रहा है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आप ऐसी परिस्थिति से भुगते हुए हैं और आपने इसके खिलाफ जंग लड़ी है, तो लिहाजा आप इन परिस्थितियों को कैसे देखते हैं जबकि पूरे देश कई तरीके के संकट से जूझ रहा है? बाहर विदेशी ताकतें हमारे खिलाफ लगी हुई हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क हमारे खिलाफ लगे हुए हैं। पाकिस्तान तो दुश्मन है, चीन कोई मौका नहीं छोड़ रहा है, हर चीज़ में लगे हुए हैं। और हमारी सरकार जो है, प्रेजेंट सरकार है भाजपा की, वो खरीद फरोख्त में लगी हुई है और ईमान बेचने में दूसरे लोग लगे हुए हैं। तो आप इस पर ज़रा विस्तृत में बताइए। मैं अब बीच में सवाल नहीं करूँगा आपसे। अच्छा, मेरी ये क्योंकि ये चीज़ आप भुगते हुए हैं, जो आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्कैंडल एक्सपोज किया था, तो उसकी वजह से मैं आपसे। देखिए, बड़ी अजीब बात है कि जुलाई के महीने में हम हैं और जुलाई 1993 में ही सांसद रिश्वत कांड की नींव रखी गई थी, जब नरसिम्हा राव की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ। और अविश्वास प्रस्ताव पेश होने के बाद वो अविश्वास प्रस्ताव जो है नरसिम्हा राव की सरकार जीत गई। जीतने का बाद मैंने उसका अध्ययन किया और अध्ययन करने पे मैं एक बड़ी अजीब बात पे पहुंचा। मैंने देखा कि सब सांसदों ने अपने वोट दिए, किसी ने सरकार के फेवर में दिए, किसी के सरकार के खिलाफ दिए, और सरकार बच गई। लेकिन जिस आदमी की सरकार उस समय दांव पर लगी हुई थी वो थे नरसिम्हा राव, और वो संसद की कार्यवाही की जो रिपोर्ट है उसमें पता चलता है कि उन्होंने अपनी सरकार के वोट देने के समय वो वोट देना भूल गए। और जब वो वोट देना भूल गए तो मुझे बड़ा अजीब लगा, जिस आदमी की सरकार जो है पूरे दांव पर लगी है और वो अपना वोट नहीं दे रहा, तो क्या बात है। और जब मैंने उसकी जाँच की तो पता चला कि सांसदों को रिश्वत दी गई, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद थे, अजीत सिंह के लोकदल के सांसद थे, और कई सांसद थे। कुल मिलाकर 31 लोग थे जो अभियुक्त मैंने बनाए थे, और उन सबको पैसा दिया गया। जब मैंने उसकी और टेल खोजी तो पता चला कि पीएनबी बैंक था सरोजिनी नगर का, उसमें जो है सांसदों ने 30 लाख रुपए जमा करा दिए, और वो नगद पैसे उसी दिन जमा हुए जिस दिन जो है सांसदों को वोट देना था। तो पैसा उसी दिन आया, उसी दिन जमा हो गया। उसके बाद मैंने और खोज की तो पता चला कि उसमें जो है उनको एक जगह से पैसा नहीं मिला। उस समय खुली छूट थी, सरकार बचानी है, ये इनके इन प्रकार कैसे ही बचाओ, तो अलग अलग सोर्स से लोग जो है थैली लेकर आए और उन्होंने जो है खूब रिश्वत दी। खोड़े ग्रुप था बेंगलोर का, उसने दी, चंद्रा स्वामी थे उन्होंने दी, ये बाकी और लोग थे उन्होंने दी। तो मैंने कहा कि कानून की निगाह में तो हमें एक ही केस प्रूव करना है कि इनको रिश्वत मिली, और हमने जो बैंक अकाउंट था हमारे पास उसको लेकर मैंने 1996 में एक पिटीशन दायर की, जिसे पूरी दुनिया जानती है आज, झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसद रिश्वत कांड। और उस कांड का असर ये हुआ कि उस कांड में सीबीआई जो थी उस समय सरकार के साथ थी,
सीबीआई रिलेक्टेंट थी, हम इसकी जांच नहीं करेंगे। उस समय ईडी नहीं थी लेकिन इनकम टैक्स था कि हम जांच नहीं करेंगे, और हमने वो लड़ाई लड़ी। और अल्टीमेटली सीबीआई की पूरी सहयोग अपराधियों को मिलने के बावजूद तब हमने नरसिम्हा राव को 3 साल की सजा हुई, और उस समय के जो गृह मंत्री थे पहले के बूटा सिंह, उनको 3 साल की सजा हुई। अब मुझसे ये सवाल बार बार, एक बार मेरी बात हुई नरसिम्हा राव से, तो उन्होंने कहा कि भाई आपने केस क्यों किया? तो मैंने कहा मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि जिस एमपी को हम चुनते हैं और उसे अपना वोट देते हैं, वो एक तरह से हम अपना संरक्षक चुन रहे हैं, अपना जो है देश उसको सौंप रहे हैं। और अगर वो चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच देता है, तो आज जो है 30 लाख में बिका है, और संसद में जो है 542 सांसद हैं, ये हो सकता है 1-1 करोड़ में बिक जाए। तो और राज्यसभा के जो सांसद हैं वो 245 हैं, वो 1-1 करोड़ में बिक जाए। तो मैंने कहा कि कोई भी विदेशी ताकत, उस समय सीआईए, मैंने कहा जैसे सीआईए है, केजीबी है, वो जो है किसी भी सांसद को 1 करोड़ रुपये में खरीद लेगी, और जो आज़ादी हमने 900 साल की गुलामी के बाद पाई है वो ख़त्म हो जाएगी। अब आज की बात आती है कि आपने जो आज की बात की जी, आप देखेंगे 2014 से सरकार बदलने का अजीब तरीका हो गया है। थैली लेके खड़े रहते हैं कि आप जो है अपनी कीमत लगाओ। तो एक तरह से पूरे सांसद, पूरे विधायक रंडी बाजार की वेश्याओं में बदल गए हैं। और वो जो है जैसे वेश्याएं खड़ी रहती हैं, जिस्म फरोख्त करती हैं, तो जिस्म वो इसलिए बेचती है कि अपने पेट की भूख मिटा सकें। लोग अपने जिस्म की भूख मिटाने उनके पास चले आते हैं। तो सत्तारूढ़ दल जो है आज के समय में आप देखेंगे कि पैसे लेके खड़ा रहता है कि सरकार गिरानी है, यानी जनता अगर सरकार चाहे गिरा दे, तब भी जो है पूंजीपति जो है अपनी सरकार बना सकते हैं। और ये जो है एक बहुत बड़ा खतरा है। मैं कहता हूं जैसे चीन से हमारी लड़ाई है, जी जी, 1962 के बाद अब लड़ाई हुई, हमारी जो है हालत जो है बड़ी पतली है, हम चीन से लड़ नहीं पा रहे, हमारी सरकार लड़ नहीं पा रही। तो ऐसे में जो होती है राजनीति, वो साम दाम दंड भेद, यानी जो चीन की जो एक परंपरा है, उनका जो एक मानना है कि किसी भी तरह सरकार को बना लो, सरकार को खींच लो, सरकार को दबाव में डाल लो। तो मैं देखता हूं कि जिस तरह का बर्ताव जो है सीआईए के लोग जो है अफ्रीका की छोटे छोटे देशों की सरकारों को करते थे, उनको अपने एहसान या पैसे या रिश्वत देकर अपने साथ कर लेते थे। तो अगर आज के हिंदुस्तान में एक एमपी की कीमत जो है 25 लाख रुपए है, विधायक की कीमत 25 करोड़ रुपए है, एक एमपी की कीमत मान लो 100 करोड़ रुपए है, तो आप देखिए हिंदुस्तान को ये लोग कभी भी बेच सकते हैं। क्योंकि अगर किसी आदमी को बिकने की आदत हो जाए, और अगर वो इस बात के लिए हो जाए कि भाई मुझे पैसे चाहिए, मुझे देश, इतिहास, संबंध, किसी भी चीज़ से मुझे कोई संबंध नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, तो जो बिकाऊ चीज़ होती है वो बिकेगी जरूर, चाहे आज बिके या कल बिके। आप देख रहे हैं कि आज के वक्त दौर में तो यही हो रहा है, तो मुझे किसी से संबंध नहीं है, आइडियोलॉजी तो है ही नहीं। आइडियोलॉजी क्या, आइडियोलॉजी की बात तो जब आती है जब आपका एक राजनीतिक जो चरित्र है वो निर्मित होता है। पहले होता था लोग जो है बहस करते थे, मोबाइल से करते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, रात रात भर सोते नहीं थे कि सुबह मुझे बात बोलनी है विधानसभा में या संसद में। आज के समय में देखेंगे कि संसद में कोई बहस नहीं होती, विधानसभा में कोई बहस नहीं होती। वो कहता है ओए बैठ जा, अभी वो कह देते हैं कि संसद चलेगी, 2-2 हाथ कर लेंगे। तो एक तरह से पहलवानों के जद में आपने पूरे देश को सौंप दिया है, और पहलवान का काम क्या हुआ, कल तो लगाएगा नहीं। वो कभी कोई इंडिपेंडेंस ऑफ, अगर किसी एमपी से आप पूछो कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका क्या है, वो कहेगा मुझे नहीं पता। उसे कहो कि ग्लोरियस रिवोल्यूशन इन ब्रिटेन में हुआ 1688 में, वो क्या है, वो कहेगा मुझे नहीं पता। उसे कहो जी बोल्शेविक क्रांति क्या थी, कहेगा मुझे नहीं पता। उसे कहो कि जी जो है नाजिज्म क्या था, बोले मुझे नहीं पता। फासिज्म क्या था, मुझे नहीं पता। गांधीवाद क्या था, मुझे नहीं पता। आप कहो उसे देश का संविधान क्या है, मुझे नहीं पता। देश की संसद क्या कहती है, कहता मुझे नहीं पता। आप कहो जी देश की जो सर्वोच्च न्यायालय उसमें क्या होता है, वो कहेगा मुझे नहीं पता। तो पता क्या है, पता एक चीज़ पता है कि एक पुरानी कहावत है कि रिश्वत लेते हुए पकड़े जाओ तो रिश्वत देके छूट जाओ। तो सिक्के की भाषा बोलने लगे हैं लोग, और सिक्के की भाषा का मतलब है कि आप जो है देश का भविष्य बना नहीं सकते। इनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। एक एमपी जो है चुनाव लड़ता है या एमएलए चुनाव लड़ता है, तो वो चुनाव में अगर 100 करोड़ रुपए खर्च करता है रिश्वत देकर, तो आप समझिए वो चुनने के बाद जो है, जीतने के बाद, वो पहला काम ये करेगा कि पहले 100 करोड़ रुपए मैं वसूलूँ। दूसरा काम ये करेगा कि अगला चुनाव लड़ना है, उसके लिए 100 करोड़ रुपए और वसूलूँ। तीसरा काम ये करेगा कि 100 करोड़ तो ये पुराने थे, ये नए आ गए, ये खर्च हो जाने हैं, कुछ 100 करोड़ रुपए और कमा लूँ। तो जब 300 करोड़ रुपए का उसका धंधा है, तो आप समझो वो बिकने के लिए तैयार होगा। और आप देखेंगे कि बीजेपी जो है इस मामले में खुल के कहती है। पहले कांग्रेस जो थी उसे एक अमली जामा पहनाती थी कि मैं गांधीवादी आदर्शों के लिए लड़ रहा हूँ, मैं जो है घर वापसी हो गई, मेरा मन बदल गया। अब ये नहीं है, अब तो सीधा है जी, पैसे आए, मैंने बैंक से ड्राफ्ट लिया और मैंने अपने आप को बेच दिया। आप देखेंगे कि सरकार जो गोवा में बनी, आप देखेंगे जो
कर्नाटक में सरकार बनी, आप देखेंगे मध्य प्रदेश में जो सरकार बनी, मणिपुर और मिजोरम में जो सरकार बनी, गुजरात में जिस तरह से सरकार बनी, उसी तरह से जो है राजस्थान में हो रहा है। और मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि आने वाले समय में ये सरकार जो है, ये मुल्क जो है अडानी और अंबानी का गुलाम होगा। अभी आप पढ़ते हैं कि अडानी अंबानी जो है, उन्होंने आज ही खबर आ रही कि 1,06,000 करोड़ रुपए जो है जियो को भी मिले हैं। तो जियो को अगर सारे सांसदों को 100-100 करोड़ रुपए देने होंगे तो आप समझ लीजिए संसद और ये विधानसभाएं और ये सारा जो हिंदुस्तान की भारत सरकार है, ये एक दिन जो है गवर्नमेंट ऑफ अडानी हो जाएगी, गवर्नमेंट ऑफ अंबानी हो जाएगी, या किसी और देश की सरकार हो जाएगी। और हमारी आज़ादी जो हमने पाई है वो महफूज नहीं है। आप देखेंगे कि एक तरफ जो है वहाँ पर जो है राजस्थान में झगड़ा चल रहा है, साथ साथ खबर आती है ईडी ने छापा मार दिया, फिर खबर आई थी इनकम टैक्स ने छापा मार दिया। अब बताओ कि सरकार जो है राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रही, सरकार जो है इस तरह की लड़ाई लड़ रही है जिसे ओछी लड़ाई कहते हैं, कि आपको जो है दबोच लो, किसी भी तरह दबोच लो। अभी हो सकता है कि आगे से थोड़े दिन बाद औरतों का इस्तेमाल करने लगेंगे, कहेंगे कि सांसद जो है रिश्वत कर वो रेप कर रहे थे, सांसद जो है लौंडेबाजी कर रहे थे, ऐसी खबरें आने लगेंगी आपके पास। और जब ये खबरें आएंगी तो कहेंगे इस साले को बंद कर दो। मॉरल खत्म हो जाएगा। मॉरल नहीं, ये जो है पुलिस स्टेट बना दिया है इस देश में। इस समय जो है कानून और व्यवस्था का शासन मैं कहता हूं 0% हो गया है। आप देखेंगे कि सरकार जो करती है उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहती है बिल्कुल ठीक है। जैसे सीएए में आपने देखा, एनआरपी में देखा आपने, लोगों को उठा के बंद कर दिया, अदालत कहती है हमें सुनने का टाइम नहीं है। कश्मीर में 370 लग गई, 1 साल हो गया। अब जो है 5 अगस्त को, आज से जो है 20 दिन बचे हुए हैं, आपको पता चलेगा कि 5 अगस्त के बाद जो है 1 साल पूरा हो जाएगा। 1 साल के बाद वो राम माधव कहते हैं कि हम सोच रहे हैं कि कश्मीर में पूरा स्टेटहुड फिर लागू कर दें। यानी 1 साल आपने क्या किया? यानी कश्मीर जो है कोई एक गिनी पिग है जिसके साथ आप प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने के बाद सोचते हैं कि ये प्रयोग नहीं हुआ तो दूसरा प्रयोग कर लें। यानी कि एक राज्य की अस्मिता, स्टेट क्राफ्ट जिसे कहते हैं हम, राजनीति करने का कौशल, वो इन लोगों के पास नहीं है। और शुद्ध भाषा में जो है दलालों की राजनीति हो गई है, दलालों की संस्कृति हो गई है। ये देश दलालों का हो गया है। और आने वाले समय में आप पाएंगे कि हिंदुस्तान जो है, जिसे हम कहते हैं कि हमने 70 साल में खड़ा किया है, उसको जो है इन्होंने रेत के महल की तरह धराशायी कर दिया है। पूरा देश जो है, अगर आप सोचेंगे तो मुझे धूमिल की एक कविता याद आती है कि धूमिल ने कहा था कि वो देश के लिए काम करते हैं, वो देश के लिए काम करते हैं, वो देश को खाते हैं, देश की टट्टी करते हैं, देश का पेशाब करते हैं, सिक्कों को अदल बदल कर वो देश का पूरा हिसाब करते हैं। यानी कि देश उनके लिए जो है कमोडिटी है। देश एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी पूजा की जाए, जिसके लिए लड़ा और मरा जाए। वो समझते हैं देश जो है चांदी का सिक्का है, आज मेरी जेब में है, कल उसकी जेब में है। और जेब की ये जो हालत इन्होंने बना दी है अपनी बड़ी बड़ी, तो ऐसी हालत में हिंदुस्तान की जनता को सोचना चाहिए कि वो देश में रहते हैं या वो बिकने के लिए, जैसे बाड़े में होती हैं भेड़ें, बकरियां, मुर्गे, मुर्गियां, आपकी हालत वैसी है। अगर आप नहीं जागोगे तो ख़त्म हो जाओगे और आने वाले समय में फिर रोते रहेंगे कि हम भी कभी आज़ाद थे, हम भी कभी गुलाम थे। तो ये जो आइडियोलॉजी के डंका पीटते हैं, भाजपा है यार, कांग्रेस है, या कोई भी पार्टी है, वो आइडियोलॉजी हमारी समाजवादी आइडियोलॉजी, तो बिल्कुल बेमानी हो गई। देखिए ऐसा है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आरएसएस की विचारधारा क्या है। 3 बातें हुई थी 19वीं शताब्दी के शुरू में। 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई, लेनिन की, कम्युनिस्ट शासन जिससे आया। उसके बाद 1922 में मुसोलिनी ने अपनी पार्टी बनाई, फासिस्ट पार्टी। और मुसोलिनी की पार्टी का एक डॉक्ट्राइन है जो मुसोलिनी ने लिखा था, उसने लिखा था पॉलिटिकल सोशल डॉक्ट्राइन ऑफ फासिज्म। और उस फासिज्म का रूल क्या था? 3 रूल थे उसके। ओबे द लीडर, लीडर की बात मानो। बिलीव द लीडर, लीडर जो कह रहा है वो सही कह रहा है। एंड फाइट, दुश्मन को खत्म कर दो। तो यही जो है 1922 में जब उसने किताब लिखी और अपने लोगों की जो ड्रेस उसने तय की कि वो खाकी शर्ट पहनेंगे और खाकी ट्राउजर्स होगी उनकी, और काली जो है टोपी होगी। तो आप देखेंगे 1925 में जब आरएसएस बना, उसने ज्यों का त्यों ये जो डॉक्ट्राइन मैंने आपको बताया फासिज्म अडॉप्ट कर लिया है। उनकी ड्रेस भी खाकी है, उनकी ट्राउज़र भी खाकी है, उनकी जो टोपी है वो भी काली है, और उनके जो सिद्धांत हैं वो भी यही है कि नेता पे विश्वास करो, यानी जो कहा जा रहा है वो सही है, उसकी बात का पालन करो, जो वो कह रहा है वो करो, और सामने वाले को ख़त्म कर दो, मार दो, डाल उसको, हर तरह से ख़त्म कर दो, और बहस कभी मत करो। तो कहने का मतलब फासिज्म यहाँ पे जो दुनिया में ख़त्म हो गया था वो नहीं, आपने कहा उनकी पॉलिसी, तो उनकी पॉलिसी फासिज्म है। तो अल्टीमेटली जो लोकतंत्र में जो है, आप देखेंगे कि नाजी भी जीत के आए तो वो लोकतांत्रिक तरीके से आए।
जो मुसोलिनी है वो भी उसने भी जो है सरकार जो है लोकतांत्रिक तरीके से ही बनाई थी, बाद में फासिज्म और बाद में फासिज्म आया। तो ये भी लोग जो है वहां पर, जैसे हिटलर ने जो काम किया 1931 में या 1929 में मुसोलिनी ने किया, वो काम इन्होंने 1914 में कर लिया, 1915 में कर लिया, 1916 में कर लिया। और ये सारी व्यवस्थाओं को खत्म इसलिए करना चाहते हैं ताकि कोई बहस ना हो। कोई भी तानाशाह अगर किसी आदमी से डरता है, किसी चीज़ से डरता है, तो वो है बहस, क्योंकि बहस से ही आप देखेंगे उंगलीमान को बदल दी। उंगलीमान जो डाकू था उसको किसने बदला? भगवान बुद्ध ने, बहस से। अब बहस क्या हुई कि वो जा रहे थे, उंगलीमान आया, उससे कहा मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। तो बुद्ध ने कहा क्या करोगे? उसे गर्दन काट के, मैं तेरी उंगली काट के अपने ये जो माला पहन रखे उंगलियों की, उंगली माल वो था कि मैंने इतने कत्ल किए हैं, इतने लोगों की मैंने तर्जनी जो है अपनी माला में पहन रखी है, मैं पहन लूँगा। तो उन्होंने एक ही बात की, उससे कहा कि तू ये जो बात कह रहा है कि मेरी गर्दन काट देगा, तो तू ये सामने जो पेड़ है इसकी जो टहनियों से काट के दिखा सकता है? उसने कहा अभी काट देता हूँ। उसे गया काट दिया। उसने कहा अब तू इसे जोड़ सकता है? उसने कहा नहीं, जोड़ नहीं सकता। तो अब भगवान बुद्ध ने उसे कहा कि तू जिस चीज़ को काट सकता है और उसे जोड़ नहीं सकता, तो तेरे को काटने का अधिकार नहीं है। और तू जो पाप कर रहा है, तो पूछा किसके लिए कर रहा है? कहता है मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, उनका पेट भरने के लिए कर रहा हूँ। कहते हैं जब इस पाप की सज़ा मिलेगी तो वो लेंगे या नहीं लेंगे? उसने कहा वो भी लेंगे। उसने कहा घर जाके पूछ क्या? तो उंगलीमान ने अपनी बीबी से कहा कि मैं जो पाप करता हूँ, कत्ल करता हूँ, हत्याएं करता हूँ, तो तू इसकी भागीदार है? उसने कहा मैं बिल्कुल नहीं हूँ। उसे अपने बेटे से पूछा, मैं भी नहीं हूँ। बेटी से पूछा, उसने कहा मैं भी नहीं हूँ। उससे अपने बाप से पूछा, उसने कहा मैं भी नहीं हूँ। उसकी माँ ने कहा मैं भी नहीं हूँ। तो उसने कहा पाप का भागी मैं हूँ। तो जब उसको विचार बुद्ध ने दिया तो उंगलीमान जो है डाकू से साधु बन गया। साधु बन गया। तो ये लोग जो है चाहते हैं, डाकू ये सारे, लेकिन ये साधु से नहीं बनना चाहते, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनको बहस ना की जाए, इनको समझाया ना जाए। इसीलिए कहते हैं कि संसद का सत्र जो है 1 घंटे में ख़त्म कर दो। कभी बहस नहीं होती संसद में। आप जाओगे, आप पढ़ोगे, पुरानी संसद की आप जो बहस की जो पूरी किताबें हैं वो पढ़ लो, और आज की किताब पढ़ लो, पता चलेगा कि संसद में कोई बहस ही नहीं हुई। बिल आया, धब पास हुआ, 2-4 गाली गलौच हुई, 2-4 धमकी धमकाई हुई। बहस नहीं होती, गाली गलौच होती है। गाली गलौच होती है। और आप देखेंगे कि संसद का जो नेता है, जो कि विधायक दल का नेता होता है, और संसद का नेता जिसे माना जाता है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री संसद जाते ही नहीं। वो तो जाते हैं, जब जाते हैं जैसे लालगिरी पे आने होता है, आए धड़म से खड़े हुए, झंडा फहराया, भाषण दिया, ऐसे संसद गए, भाषण दिया, वापस चले आए। कभी उन्होंने किसी को सुना ही नहीं, क्योंकि सुनने से उनका दिमाग बदल सकता है। तो इन लोगों को कहा जा सकता है कि अपने जो वर्कर होते हैं उनको कहते हैं कान खुले रखो, मुंह बंद रखो। और नेता क्या कहता है? मेरा मुंह खुला रहेगा, मेरे कान बंद रहेंगे। तो ऐसी हालत में जो कम्युनिकेशन है, जो डायलॉग है, जो विचार विमर्श है, वो नहीं होता। और इसीलिए आप देखेंगे कि हिंदुस्तान की सरकार जो काम करती है वो ऐसा अजीबोगरीब होता है कि बाद में कहते हैं कि हमने गलती की तो विपक्ष क्या कर रहा था। यानी कि नोटबंदी मैंने की तो विपक्ष क्या कर रहा था, क्यों नहीं रोका? भाई तुमने सुना ही कहा। हमने जीएसटी की गलती की तो विपक्ष क्या कर रहा था? भाई तुमने सुना कहा। कश्मीर में 370 लग गई, कहेंगे विपक्ष क्या कर रहा था? भाई तुमने सुना कहा। यानी एक आदमी बुलडोजर चला रहा हो और वो जिस आदमी की झोपड़ी तोड़ रहा हो उससे कहा साले तू कर क्या रहा था जब मैं जो बुलडोजर चला रहा था। तो ये उस तरह की बात करते हैं कि मान लो जुल्म भी करेंगे और कहेंगे कि जुल्मी जो जिस पे जुल्म हो रहा है उसको कहेंगे तू इस जुल्म का जिम्मेदार है, क्योंकि उस समय तूने इसका विरोध नहीं किया। जबकि सच बात यह है कि आपने उसे विरोध का मौका ही नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी, आपने बहुत बड़ी बात बड़े सहल लफ्ज़ों में समझाई, क्योंकि आप इस चीज़ से भुगते हुए हैं कि अभी ये देश हमारा किस दिशा में जा रहा है, अभी दिशा निर्धारित नहीं हुई। लेकिन हाँ, हिटलर और मुसोलिनी की बात करके आपने बताया कि हो सकता है कि एक कोई नई मिक्स कल्चर पैदा हो इनके फासिज्म और नाजीम से मिलके, तो उससे पैदा हो। लेकिन अभी तक तो बड़ी डोलड्रम की स्थिति है कि जो जीत के आता है कांग्रेस से जाता भाजपा में, और भाजपा से जीत के आता है तो चला जाता कम्युनिज्म में। ये कुछ समझ में नहीं आ रही, बड़ी अजीब सी स्थिति है। और देश बहुत संकट के दौर से गुजर रहा है। इस वक्त भी हमारे जिनको हम राजनेता कहते हैं वो नहीं सुधर रहे हैं, वो अपनी खरीद फरोख्त में लगे हैं। जैसे रविंदर जी ने कहा कि 100 करोड़ आज के, तो 100 करोड़ हमें कल के लिए चाहिए और 100 करोड़ हमें भविष्य के लिए चाहिए, इसमें लगा हुआ है। इसी के साथ हम आपसे विदा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी रविंदर जी के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें विदा।